नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो टर्म लोन के केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सा रहेगा, जहां पर जो इंटरेस्ट है या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर दोनों का अमाउंट जो है डेट इज ओवर ड्यू, वो ओवर ड्यू रहता है 90 डेज से ज्यादा, डेट इज ओवर ड्यू बियॉन्ड 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा जहां पर ओवर ड्यू रहता है इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं, डेट इज टर्म्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन केस ऑफ टर्म लोन। अगर ओवरड्राफ्ट के केस में देखें या फिर सीसी के केस में देखें, तो अगर जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, अगर जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है डेट इज ग्रेटर देन सैंक्शनड लिमिट, यानी कि जितना टोटल अमाउंट सैंक्शन किया था, ठीक है, उससे ज्यादा है, या फिर जो ड्राइंग पावर सेट की गई थी, ड्राइंग लिमिट सेट की गई थी, उससे ज्यादा है। एंड ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी देर तक ज्यादा रहता है, 90 डेज के पीरियड के लिए ज्यादा रहता है, बियॉन्ड 90 डेज। फर्दर सेकंड केस कौन सा हो सकता है ओडीसीसी के केस में, एक तो केस हो गया जहां पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपका सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग लिमिट से ज्यादा है। सेकंड केस हो सकता है जहां पर जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपका लेसर देन और इक्वल टू क्या है, सैंक्शन लिमिट है या ड्राइंग लिमिट है, यानी कि जितनी भी ड्राइंग लिमिट है उसी लिमिट के अंडर ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज नॉट क्रेडिटेड, नो इंटरेस्ट। या इस तरह से समझिए कि जहां पर बैलेंस तो कम है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो कम है, लेकिन जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है, अमाउंट क्रेडिट किया गया है 90 डेज के पीरियड के दौरान इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। लाइकवाइज एक लिमिट है जिसकी सैंक्शन लिमिट एंड ड्राइंग पावर लिमिट कितनी है, 5 लाख की है, एंड जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, डेट वाज ₹4,50,000, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ठीक है। एंड इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10% की रेट पर, अगर मानकर चलते हैं तो ₹4,500 पर मंथ यहां पर मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। 3 महीने इंटरेस्ट चार्ज होता रहा, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट चार्ज हो गया यहां पर वो ₹13,500 इंटरेस्ट चार्ज हो गया 3 महीनों का, लेकिन जो टोटल अमाउंट क्रेडिट किया गया इस टाइम के दौरान, यानी कि इन दोनों का सम टोटल जो है डेट वो कितना है, डेट इज 4,63,500, यानी कि ये ड्राइंग पावर से कम है, डेट इज लेसर देन और इक्वल टू ड्राइंग पावर, ये ड्राइंग पावर से कम है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तो ये नहीं आता, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया वो क्रेडिट किया गया 9,000, यहां पर जो टोटल अमाउंट बोरोर के द्वारा जमा करवाया गया इस अकाउंट में ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 महीनों के दौरान, जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया गया, जो अमाउंट क्रेडिट किया गया वो इस इंटरेस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके केस में भी जो अकाउंट है वो क्या रहेगा, आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा। या फिर जहां पर कोई क्रेडिट अमाउंट किया ही नहीं गया फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज, तो वो भी क्या अकाउंट रहेगा, वो भी आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है। ओके, तो ओडी या सीसी के केस में अगर अकाउंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर करते हैं। देन इट इज बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड। बिल परचेज के केस में क्या रहती है, ड्यू डेट रहती है ना। अगर ये ड्यू डेट से 90 डेज बाद तक भी जो बिल है वो ओवर ड्यू है, ड्यू डेट से 90 डेज बाद तक भी अगर ये बिल जो है वो ओवर ड्यू है, पे नहीं किया गया है, तो उसके केस में उसे एनपीए कंसीडर किया जाएगा। देन इट इज इन द केस ऑफ क्रॉप लोन। तो क्रॉप लोन में 2 तरह के क्राइटेरिया रहता है। एक रहता है हमारे पास शॉर्ट क्रॉप, जहां पर जो क्रॉप का जो टाइम पीरियड है डेट इज लेसर देन 1 ईयर, यानी कि शॉर्ट क्रॉप के केस में जो टाइम पीरियड रहता है क्रॉप का डेट इज लेसर देन 1 ईयर। एंड दूसरा रहता है लॉन्ग क्रॉप। तो लॉन्ग क्रॉप किन्हें कहते हैं, जहां पर जो हार्वेस्टिंग है वो 1 साल से ज्यादा समय के बाद होती है, ग्रेटर देन 1 ईयर, तो उसे लॉन्ग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्रॉप के केस में अगर जो इंस्टॉलमेंट है, शॉर्ट क्रॉप के केस में जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल हो गया या फिर जो इंटरेस्ट हो गया या दोनों हो गए कंबाइंडली, अगर ये 2 क्रॉप सीजन्स के लिए ओवर ड्यू रहते हैं, अगर ये 2 क्रॉप सीजन्स के लिए ओवर ड्यू रहते हैं तो अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर किया जाएगा। लॉन्ग क्रॉप के केस में अगर जो इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है, वो 1 क्रॉप सीजन के लिए ओवर ड्यू रहता है, 1 क्रॉप सीजन के लिए ओवर ड्यू रहता है, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द क्रॉप लोन। देन इट इज रिगार्डिंग द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन।
तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन के केस में जो लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो भी लिक्विडिटी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की गई, अगर ये लिक्विडिटी फैसिलिटी ओवरड्यू रहती है 90 डेज से ज्यादा, ओवरड्यू ग्रेटर देन 90 डेज, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी नॉन परफॉर्मिंग। तो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए रिगार्डिंग द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन हियर। लाइकवाइज यहां पर एक बैंक है जिसके पास पूल ऑफ ट्रांजैक्शंस है, हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं लाइकवाइज कि हाउसिंग लोन के एक पोर्टफोलियो है बैंक का, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट यहां पर बैंक ने इस पूल को दे दिया है टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी को दे दिया है, ठीक है, एंड एसपीवी इन सिक्योरिटीज को अंडरलाई करते हुए आगे सर्टिफिकेट्स को इशू करती है, सर्टिफिकेट्स को इशू करती है, जिसके बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं यहां पर पैसे लगाएंगे एंड उनको क्या मिल जाएगा, यहां पर ये सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन सर्टिफिकेट्स के बीच में एंड यहां पर लिक्विडिटी आती है, एंड जो लिक्विडिटी है उसके बदले में बैंक को क्या मिलती है, लिक्विडिटी फैसिलिटी मिलती है। तो उसी लिक्विडिटी फैसिलिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में उसी लिक्विडिटी फैसिलिटी की हम यहां पर बात करें। तो अगर जो ये लिक्विडिटी फैसिलिटी मिली है बैंक को, ये ओवरड्यू रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ, बैंक हो सकता है, कोई एनबीएफसी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, तो यहां पर जो लिक्विडिटी फैसिलिटी मिलती है अगर ये ओवरड्यू रहती है 90 डेज से ज्यादा, तो उसके केस में भी उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर किया जाएगा। ओके, एंड फर्दर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की क्लासिफिकेशन रहती है वो इस बेस पर रहती है कि जो कोई यहां पर एसेट है वो कितने समय के लिए नॉन परफॉर्मिंग रहा है। तो यहां पर जो कैटेगरीज है इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डेट आर सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। तो जहां पर जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहा है फॉर अप टू 12 मंथ्स, वो एनपी में कौन सी कैटेगरी में रहेगा, सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रहेगा। एंड जहां पर जो एसेट है वो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए, यानी कि ग्रेटर देन 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए अगर वो नॉन परफॉर्मिंग रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट कंसीडर किया जाता है, तो उसे डाउटफुल एसेट कंसीडर किया जाता है। एंड फर्दर डाउटफुल में 3 कैटेगरीज हैं, डेट आर D1, D2 यानी कि डाउटफुल 2 एंड D3। तो जहां पर अगले 12 महीने के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए जब एनपी होगा तब वो सब स्टैंडर्ड है, एंड फर्दर फॉर 12 to 24 मंथ्स जो एनपी है वो D1 रहेगा, एंड उसके बाद अगले 12 महीने, अगले 24 महीनों के लिए, यानी कि 24 मंथ के बाद से लेकर अप टू नेक्स्ट 24 मंथ्स, अप टू 48 मंथ्स जो कैटेगरी रहेगी लोन की, डेट वुड बी D2, यानी कि D1 में कितने टाइम के लिए रहा, 12 महीने के लिए, D2 में कितने टाइम के लिए रहा, 24 मंथ के लिए, एंड टोटल कितना हो गया, 36 मंथ हो गया ना। तो डाउटफुल कैटेगरी में 36 मंथ के बाद जो लोन अकाउंट रहेगा दैट वुड बी कंसीडर्ड इन D3, यानी कि डाउटफुल 3 कैटेगरी। एंड लॉस एसेट कौन से हैं, यानी कि जो आपके एसेट्स अनकलेक्टेबल हैं, जो आपके एसेट्स जो हैं वो अनकलेक्टेबल हैं, जिनको कलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, यानी कि वैल्यू जहां पर काफी ज्यादा कम है वहां पर जो एसेट रहते हैं दैट आर व्हाट, लॉस एसेट। यानी कि जहां पर जो वैल्यू है वो काफी कम है, रिलायजेबल वैल्यू जो है सिक्योरिटी की वो ना बराबर है, लेकिन स्टिल आप उनको किसी रीजन से अपनी बुक्स में रखना चाहते हैं, आपने उनको राइट ऑफ नहीं किया है, तो आप उनको लॉस एसेट कैटेगरी में अपने प्लेस करेंगे। एंड फर्दर एक कंसेप्ट को समझिए, अगर आरवीएस यानी कि रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 50% से कम है, वो 50% से कम है, तो उसके केस में जो लोन अमाउंट है उसे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं रखेंगे, डायरेक्टली उसे डाउटफुल कैटेगरी में प्लेस करेंगे, डायरेक्टली उसे जो डाउटफुल कैटेगरी है वहां पर प्लेस करेंगे। इसी तरह से अगर जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है दैट इज लेसर देन 10%, लेसर देन 10%, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट के 10% से कम है, ये 50% किसका काउंट करना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का काउंट करना है, ठीक है। तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस के 10% से कम है रिलायजेबल सिक्योरिटी वैल्यू, तो उसके केस में जो लोन अकाउंट होगा उसे लॉस कैटेगरी में प्लेस करेंगे, उसे लॉस एसेट में क्लासिफाई किया जाएगा। ओके, फर्दर जहां पर सीसी के केस में खास करके अगर जो स्टेटमेंट्स आनी थी, पीरियोडिक स्टेटमेंट जो जरूरी रहती है, लाइकवाइज
स्टॉक स्टेटमेंट है वो ओवरड्यू रहती हैं 3 महीने से ज्यादा, तो भी उसे आउट ऑफ ऑर्डर कंसीडर किया जाता है।